अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू चैनल रिएक्टोलॉजी। आज हम लाइट हाउस पे रिएक्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि लाइट हाउस क्या है। और बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं लाइट हाउस क्या है, और बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर गए हैं लेकिन वो वापस ज़िंदा नहीं आए। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि लाइट हाउस क्या है और इसमें क्या होता है और लोग क्यों नहीं ज़िंदा वापस आते, और बाकी की डिटेल्स अयान आपको देंगे। अस्सलाम गाइस, माय नेम इज़ अयान मिर्ज़ा। तो गाइस, क्या आप लोग लाइट हाउस के बारे में जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो पूरी इस वीडियो को देखें। और क्या आपको पता है कि इस लाइट हाउस के लिए आपको 30 करोड़ सैलरी भी मिलती है, लेकिन लोग वहाँ पे नहीं जाते। जो जाता है लेकिन वो बच के कभी कभार कोई आ जाते हैं। 1-2% लोग अभी तक आ चुके हैं वापस, लेकिन बाकी लोग नहीं है, लेकिन वो भी बड़ी खैरियत से नहीं आ चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में कि क्या होता है लाइट हाउस में और कैसे लोग वहाँ पे मरते हैं और उनका क्या सीन है। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलो भाई देखो। 1.2 मिलियन डॉलर की एनुअल सैलरी यानी 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं सिर्फ इस लाइट हाउस को गार्ड करने के। क्या आप में हिम्मत है ये जॉब करने की? आपका कोई बॉस नहीं होगा जो नजर रखेगा आप पे जब आप यहाँ काम कर रहे होगे। जब दिल करे आप आराम से सो सकते हो, आराम से उठो, व्यू एंजॉय करो, फिशिंग करो। आपका काम ये होगा सिर्फ ये मेक श्योर करना कि लाइट हाउस के ऊपर वाली लाइट सही से काम करती रहे। बस यही काम है। 30 करोड़ रुपए मिलेंगे सिर्फ एक लाइट को देखने के लिए कि वो सही से काम करती रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छी खबर यहीं खत्म होती है, और बुरी खबर यह है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है, ज़ुमान लाइट हाउस को गार्ड करना। क्योंकि आप जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो नहीं। क्या है कि आप कोई जाएं? मुझे 40 करोड़ भी देना तो मैं ये लाइट हाउस में नहीं जाऊंगी, बिल्कुल। ये समंदर के बीचों बीच है। इससे पहले आप लोग इस जॉब के लिए अपने सीवियां भेजो। ये बात भी सुन लो कि आपसे इधर कोई बंदा भी बात नहीं करेगा, हर तरफ लोनलीनेस होगी। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इस एरिया में बहुत ज्यादा गंदे तूफान आते हैं, और जो तूफानी लहरें होती हैं वो तो 10 मीटर ऊपर तक टकराती हैं टावर से। इस जॉब में जान जाने का भी खतरा हो सकता है। ये पिक्चर ली गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए। यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से घिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें लाइट हाउस का कीपर इस बंदे में जिगरा है कि यहाँ पे ये खड़ा हुआ है। वो भी सारी लहरें ने उसको कवर किया हुआ है। फोटोग्राफी हो रही है, इतनी फोटो क्यों नहीं रहे? मुझे क्या पता कि हो रही। बेचारे आगे देखते हैं, बचा नहीं रहे तो। तूफान पूरे तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। ये सब जानने के बाद आप में फिर भी हिम्मत है इस जॉब को अप्लाई करने की। वैसे इस अजीबो गरीब जॉब को देखने के बाद आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि इस लाइट हाउस को बनाया ही क्यों गया है, और ये बात क्यों जरूरी है कि लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। इस चीज के लिए देखना पड़ेगा कि लाइट हाउस की शुरुआत कैसे हुई। तो ये बात है एंशिएंट जमाने की, जब सफर करने के लिए ना ही रोड्स हुआ करते थे और ना ही कोई गाड़ियां। तो लंबे सफर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका था पानी। एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मार्सियस। ये बड़ा ही जबरदस्त सेलर था और अपने खतरनाक समुद्री सफर के बारे में जाना जाता था। इसके साथ एक इंसिडेंट होने वाला था। शिप्स तो पहले जमाने में लकड़ियों की होती थी। तो एक रात कैप्टन पानी में बहुत ही अंधेरे वाली जगह से गुजर रहे थे। पानी के नीचे बड़ी बड़ी रॉक्स थी जिससे इनकी शिप टकराती है। शिप में सुराख हो गया और वो उलट भी गई और इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन मार्सियस ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा जो इनको इस किस्म के खतरे से वार्न कर सके। अब ये तो हो गई एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि ओशियन बहुत ज्यादा बड़ा है। मार्सिया को किसने आइडिया दिया था कि ये जाकर ऐसा टावर बनाए? अगर आप बनाती। कैप्टन मार्सियल का जो भी इसका नाम है, इसका दिमाग बहुत चलता है, इतना हमारा नहीं चलता। बस ये आप देख लें, कैप्टन मार्सियस ने हमारी बेइज्जती करा दी है। इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब ठोक के रख दो। तो चलें दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और पैसिफिक ओशियन तो बस छोड़ ही दो। अगर हम पूरी दुनिया का लैंड एक जगह इकट्ठा कर दें 7 कॉन्टिनेंट्स को मिला के, तो भी पैसिफिक ओशियन ज्यादा बड़ा होगा। इसको छोड़ो, अगर हम 5 मून्स भी इस एरिया में रख दें तो भी पैसिफिक ओशियन ज्यादा बड़ा होगा। अब आइडिया हो गया होगा आपको कि ये कितना बड़ा ओशियन है। जब पुराने जमाने और इसमें 5 मून भी आ जाए फिर भी यहाँ पर इतना कुछ, फिर भी अगर इसमें हम 10 मून भी लगा दें तो क्या लगता है आपको ये कवर होगा पूरा एरिया या नहीं? नहीं। अगर आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कवर हो सकता है या नहीं, तो आप वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर से स्टार्ट करते हैं गाइस।
में सेलर इस ओपन पानी में सफर करते थे तो उनको कुछ भी नहीं पता होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है और इवन उसका रास्ता किधर से है। नेविगेशन उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मसला था। जीपीएस या कोई एडवांस सिस्टम तो होता नहीं था जो सेलर्स को गाइड कर सके रास्ते के बारे में। जीपीएस इन्वेंट हुआ था 1973 में और पब्लिक के लिए अवेलेबल था 1978 में। कभी कभी गूगल मैप एआई ने कुछ कर लिया है और जो बाकी हमारे लोग हैं उनने कंपनीज ने भी बहुत कुछ कर दिया है। और इस टाइम तो कोई भी चीज़ इंटरनेट से फटाफट हो जाती है, लेकिन उस टाइम ज़माने में कितना मुश्किल होता होगा आप बहुत बताएं। ज़्यादा मुश्किल होता होगा क्योंकि उस टाइम तो कुछ भी नहीं था और आजकल तो एआई ने सब कुछ ही कर लिया। इंटरव्यू ले रहे हैं हम इनसे। पे भी हम लोग टर्न को स्क्रीन पे देखने के बावजूद भी गलत मोड़ लेते हैं। फिर ये पुराने लोग तो क्या ही करते होंगे। तो इन सेलर्स को सूरज पे रिलाय करना पड़ता था, सितारों पे रिलाय करना पड़ता था और शुरुआत के कुछ नेविगेशन टूल्स पे इस ना खत्म होने वाले समंदर को पार करने के लिए। सिर्फ इस नेविगेशन की वजह से 3-4 मुसीबतें और आ जाती थी, जैसे कि कैप्टन एलएस को आई थी। पुराने जमाने में कैप्टन अपने क्रू के साथ पैसिफिक ओशन क्रॉस कर रहे थे तो रात में एकदम से बादल आ जाते हैं जिसकी वजह से सितारे छुप जाते हैं, जिनको ये देखकर रास्ते का पता लगा रहे थे। और फिर समंदर के इस हिस्से में बहुत तेज तूफान आता है तो ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। जब सुबह होती है तो ये लोग ओपन ओशन में लॉस्ट हो गए थे। क्रू के पास ना ही कुछ खाने के लिए बचा था और ना ही कुछ पीने के लिए। भूख और प्यास की वजह से क्रू का Subscribe for part .02, target 30 likes.